वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बागरीवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपकी प्रोग्रामर की जावा जो क्लास हमारी चल रही थी जावा सीरीज। इसका आज हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बातें की थी, वो आज हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, पीछे हमने क्या क्या किया था। ठीक है, यहाँ पर ये हमने इंट्रोडक्शन में हमने ये देख लिया था कि जो जावा था उसका इनिशियली नाम क्या रखा गया। ठीक है, वो नाम किसके नाम पर आधारित था। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली थी। यहाँ पर जावा किसके द्वारा बनाई गई, उसका एक्सटेंशन क्या रखा गया, फर्स्ट जावा आपका कौन सा आया। यहाँ से हमने डिफरेंसेस की बातें की थी कि आपका जो जावा होता है और आपकी सी प्लस प्लस में, दोनों में कैसे अंतर बटे हुए हैं, इनके डिफरेंसेस क्या क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर डेवलप की बात की थी, तो सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि बजाज ने स्ट्रोक ने डेवलपमेंट किया था इसका। और यहाँ पर जावा की बात करें तो इसका जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। प्रोग्रामिंग में हमने बात की थी कि यहाँ पर बहुत प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करता है। और जावा क्या करती है, हमारी केवल ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करती है। प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म में हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म कैसा होता है, सी प्लस प्लस और सी का प्लेटफॉर्म क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब डिपेंडेंट से हमारी बात होती है कि डिपेंडेंट किस प्रकार से होता है, और जावा कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डिपेंडेंट किसको कहा जाता है। ठीक है, और डिपेंडेंट होने के साथ साथ ये किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करती है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो तो क्या है, राइट वंस कंपाइल एनीवेयर। मीन्स आपको जो प्रोग्राम है उसको एक बार लिखना होगा, लेकिन आप जब भी सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको आप जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो आपको हर बार इसको क्या करना होता है, कंपाइल अलग अलग करना होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखें, सी और सी प्लस प्लस आपकी कैसी होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से हमारा अर्थ क्या होता है, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज इट्स एप्लीकेशन टू परफॉर्म कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, उसका कंपाइलेशन और उसका एग्जीक्यूशन ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सेम है, उस सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आपने क्या किया है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल किया है और उसका क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, देन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो उस प्लेटफॉर्म पर ये क्या है, डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या है। प्लेटफॉर्म का अर्थ हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया है, ये बात किसकी कर रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनके वर्जन से, ये सब बातें आपको पता है, आपने आईए में भी पढ़ा है। ठीक है, जैसे भी बात करें हम नॉर्मली किसकी, विंडोज हो गया आपका, ठीक है, आपका मैक हो गया, लाइनक्स हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म से रिलेशन किसका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसी बात को अगर आप हिंदी में समझना चाहें, यदि कोई प्रोग्रामिंग भाषा अपने एप्लीकेशन को उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर संकलन और निष्पादन करने की अनुमति देती है, तो उस प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म निर्भर यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें इसकी, जैसे हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, सी और सी प्लस प्लस में हमने जैसे मान लीजिए कोई हमने फाइल बनाई है यहाँ पर टेस्ट डॉट सीपीपी। ठीक है, और इसको डॉट सीपीपी के एक्सटेंशन से हमने क्या किया है, यहाँ पर सेव किया इस फाइल को। अब ये मान लीजिए हमारे पास ये जो इसका जो सोर्स कोड था, वो सोर्स कोड कितने लाइंस का था, हमारे पास 30 लाइंस का। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है, जो 30 लाइंस हमने किसी भी प्रोग्राम के लिए लिखी है। मान लीजिए आपने एडिशन का कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, या हो सकता है आपने सब्ट्रैक्शन का कोई प्रोग्राम बनाया है, इस तरह से आपने कोई नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अब आपने इसको जो सेव किया किस नाम से किया है, टेस्ट डॉट सीपीपी। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हमारे पास इसके बाद में क्या होता है, हमारे पास हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। आपको पता होगा आपके पास क्या है, कुछ हेडर फाइल्स थी, हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल्स कौन कौन सी यूज करते हैं आप ज्यादातर,
जो आपको दो तो आपको stdio.h और conio.h, ये तो आपने यूज ही किए, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को अगर ओपन करना है तो आप किस प्रोसेसर का यूज करते हैं, हैश इंक्लूड, ठीक है। और यहाँ पर इन हेडर फाइल्स को आप यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या करते हैं, आपका प्रोसेसर जो होते हैं ना, आपके हेडर फाइल्स को यहाँ पर इसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो भी इनका जो कोड था, जो इनके अंदर था हमारे पास हेडर फाइल्स में, ये जो कोड है वो भी इस प्रोसेसर के साथ यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यानी कि अब आपका 30 लाइन का लिखा हुआ कोड और प्लस जो भी मान लीजिए 400 लाइंस अगर का कोड है इसके अंदर हमारे पास इन हेडर फाइल्स में, तो वो इसके साथ ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, 430 लाइन का आपका यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कोड हो जाता है, ठीक है। अब इस कोड के बाद में आपका क्या करते हैं आप, ये जो फाइल बन के आती है आपके पास प्री प्रोसेसर से ऐड होने के बाद में हमारे पास कौन सी फाइल बनती है यहाँ पर, test.i फाइल, ठीक है। इसी test.i फाइल को आप क्या करते हैं फिर कंपाइल, बात किसकी चल रही है अभी, सी और सी प्लस प्लस की। अब हम क्या करते हैं, इस test.i फाइल को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद में जो आपके पास अगली फाइल बन के आती है, अगली फाइल कौन सी होती है आपके पास, test.s से फाइल क्या होती है आपकी बन के आती है। और test.s फाइल जो होती है वो आपको किसको बताती है, या आपके असेंबली लैंग्वेज कोड को यहाँ पर बताती है, ठीक है। जो आपके असेंबली लैंग्वेज कोड में आपने निमोनिक्स पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे एड के लिए, ठीक है, इनके लिए निमोनिक्स यूज किए जाते हैं। तो वो वाला जो आपका कोड होता है वो कौन सा कोड होता है, असेंबली लैंग्वेज कोड। ये किस फाइल एक्सटेंशन से होती है, test.s से। test.s के बाद में अब ये जो फाइल होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज कोड जो होता है हमारा, इसको कहाँ पे भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है असेंबलर पे, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, इसको कौन से कोड में सेव करता है, test.o बोल दीजिए चाहे से .obj, ये आपका कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट कोड। तो test.s फाइल आपकी किस में कन्वर्ट की जाती है, test.o या obj फाइल में, ठीक है। अब इसके बाद में इस प्रकार से आपकी अलग अलग obj फाइल्स बनती है, अलग अलग, ठीक है। जैसे आपने एडिशन का बनाया, फिर आपने सब्ट्रैक्शन का बनाया होगा, इस प्रकार से बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है आपकी, इनको क्या किया जाता है, लिंकर के द्वारा इनको क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है। और लिंकर से लिंक होने के बाद में ये फाइल्स हमारी जो बन जाती है, ये क्या बनती है, test.exe, ठीक है, test.exe। ये हमारी क्या है, एक एप्लीकेशन, बहुत सारी फाइल्स मिलकर यहाँ पर क्या हो जाती है, एक एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, एक एप्लीकेशन बन गई। अब ये जो हमने बनाया है, ये जो प्रोग्राम हमने रन किया है, कंपाइल किया है, ये कहाँ पर किया है हमने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। किस पर रन किया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। कंपाइल भी कहाँ पे किया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो अब ये जो एप्लीकेशन बन के आई है, इसकी एप्लीकेशन फाइल जो हमारे पास है, इसको लोड भी किया जाएगा। तो ये लोडर द्वारा लोड किया जाएगा, तो किस पे किया जाएगा, ओनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अगर बात करें मैक की या लाइनक्स की, अगर हम वहां ले जाकर इसको अगर हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रन नहीं होगा। इसीलिए ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सी प्लस में इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। यानी आपकी सी प्लस में जो बना हुआ कोड है वो कैसा है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि अब इनके ऊपर नहीं चलेगी। सेम यही चीज हमारे पास क्या होती है जावा में। जावा कैसी लैंग्वेज है हमारी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जावा की बात करते हैं, जावा कैसी है हमारी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे, देखिए, इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज इट्स एप्लीकेशन टू परफॉर्म कंपाइलेशन इज ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूशन इज ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो उसको क्या किया गया है, कंपाइलेशन किया गया है उसका, ठीक है, और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या किया गया है, उसको एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। देन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो रही है, वो निर्भर नहीं कर रही, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपने बनाया किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर और रन कर रहे हो आप उसको कहां पे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यार चेंज हो गया, ठीक है, फिर भी उस प्रोग्राम के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण हम आगे देखेंगे। क्या कारण है कि वो दोनों पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है, ठीक है। इसी की बात को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि कोई प्रोग्रामिंग भाषा अपने एप्लीकेशन को
किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर संकलन करने की अनुमति देती है तो उस प्रोग्रामिंग भाषा को प्लेटफॉर्म स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म का अर्थ मैंने आपको भी बताया है, प्लेटफॉर्म से अर्थ किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए इसी बात को हम समझते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए, यहां पर हमने क्या किया है, एक डेमो नाम से हमने क्या बनाई है, एक प्रोग्राम बनाया है, एक फाइल बनाई है। ठीक है, उसको हम किस एक्सटेंशन से वो करते हैं, जावा के अंदर डॉट जावा एक्सटेंशन से। तो डेमो डॉट जावा नाम से हमने क्या बनाया, एक सोर्स कोड। यह हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल किया जाता है। अब कंपाइल करने के लिए जावा के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक जेडीके होता है। जेडीके क्या है, हमारा जावा डेवलपमेंट किट। क्या है, हमारा जावा डेवलपमेंट किट। आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप कोई भी जावा की फाइल को, डॉट क्लास फाइल को अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इंस्टॉल होना चाहिए, जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए अलग से। ठीक है, आप वहां पर ले जाकर क्या कर सकते हैं, डॉट जो क्लास है आपकी उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अब ये आपका डेमो डॉट जावा आपका जो प्रोग्राम है, इसको आपने क्या किया है, कंपाइल किया है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहां पर आपने इसको क्या किया, कंपाइल किया है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में हमारे पास क्या आता है, डेमो डॉट क्लास, यानी डॉट जावा जो आपकी फाइल थी वो किस में चेंज हो चुकी है, अब डॉट क्लास फाइल में। और इसी डॉट क्लास को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाइट कोड। यही क्वेश्चन हमारे आईए में अभी पूछा गया था। ठीक है, कि कंपाइलेशन करने के बाद में जावा की जो फाइल होती है, जावा का जो कोड होता है, डॉट जावा फाइल जो होती है वो किस में बनी होती है, वो बनती है बाइट कोड में। ठीक है, यहां से आपने जो बाइट कोड है, इस बाइट कोड का आपने क्या किया, यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया, इसको रन किया। ठीक है, रन जब किया जाता है इसको, इस फाइल को, तो ये रन कहाँ होती है, जेवीएम जो होता है हमारा, जो जेडीके में इंस्टॉल्ड होता है, जो जेडीके में होता है हमारे पास, जेडीके का ही पार्ट क्या है, जेवीएम। जेडीके में कौन होता है, जेवीएम। और जेवीएम का ही एक पार्ट कौन होता है, क्लास लोडर। तो क्लास लोडर पर जो हमारी डॉट क्लास है, बाइट कोड जो है हमारा, ये क्या होता है, लोड होता है इसके ऊपर। ठीक है, यहां से ये क्या करता है, रन करता है। जेडीके में जेवीएम होता है, यहाँ पर इंस्टॉल्ड होता है, इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जावा में प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। चलिए, अब यहां तक क्या आपको बात समझ में आ गई, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, किस प्रकार से है वो। चलिए वापस से पीछे की जगह पे आते हैं हमारे पास। इसके बाद में हमने कुछ फीचर्स की बात की थी यहाँ पे। ठीक है, फीचर्स हमारे ये थे कि सी और सी प्लस प्लस में गो टू स्टेटमेंट, पॉइंटर्स, यूनियंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग ईटीसी, इन सब का क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज होता है एक तरह से। ठीक है, जबकि हमारे पास जो जावा होती है उसमें दोनों ही ये सब चीजें क्या होती है, सपोर्ट नहीं होती है। गो टू स्टेटमेंट होता है लेकिन वो बंद होता है, अगर आप उसका यूज भी करते हैं तो वो वहां पर अब क्या कर देती है, एरर आपको शो करेगा वहां पर। ठीक है, इन सभी का यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अर्थ आपको पता होगा, ऑपरेटर सामने पड़े हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इनको ओवरलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम इसके बारे में जो भी जानकारी है इनकी, वो हम आगे हमारी जो क्लासेस है जिनमें हम इनके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे ना, वहां पर हम इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट था मेमोरी मैनेजमेंट। सी और सी प्लस प्लस में जो मेमोरी का मैनेजमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मैनुअली। और मैनुअली इसका मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप क्या देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, आप रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न आप क्या करते हैं, 0। ठीक है, रिटर्न 0 देने से ही प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, तो प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के द्वारा जितनी भी जगह लोकेट की गई थी, ठीक है, वो जगह रन खाली करने के लिए यहाँ पर एक तरह से मैनुअली निर्देश दे दिया जाता है। ठीक है, कि वो जगह खाली करनी है। अब इसके बाद में हमारे जो जावा है, जावा कैसी होती है, मेमोरी मैनेजमेंट की बात की जाए तो सिस्टम कंट्रोल्ड होती है, सिस्टम के द्वारा ही वो कंट्रोल की जाती है, उसमें मैनुअली हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, हमारे पास एक गार्बेज कलेक्टर, क्या होता है, एक गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर मतलब कचरा इकट्ठा करने वाला हो गया आपका, वो अपने आप ही करता है, सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है। कोड की बात की जाए तो सी और सी प्लस प्लस में हमारे पास जो कोड होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो
फाइल बनती है वो कौन सी होती है, डॉट क्लास फाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। 7th हमारा टॉपिक था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर बात की जाए सी और सी प्लस प्लस में, यहाँ तो क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, इसको आपने पढ़ा था। सिंगल इनहेरिटेंस हो गया आपके पास, मल्टीपल हो गया, ठीक है, मल्टीपल हो गया और मल्टी लेवल हो गया। ठीक है, इस तरह से इनहेरिटेंस पढ़े हैं आपने अलग अलग। ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टीपल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, जैसे अभी आपकी कोई क्लास ए है, यहाँ पे बी है, सी है, ये इसको इनहेरिट करती है, इसके जो वेरिएबल्स हैं वो इसको इनहेरिट करते हैं, तो ये आपका सिंगल में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपने अलग अलग पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक ही इसके बाद दो वेरिएबल्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये इसको भी इनहेरिट करता है, ये इसको भी इनहेरिट करता है। जैसे ए हो गया और यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग क्लासेस होगी, बी और सी। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग हो गए, यहाँ पे हो गया हमारे पास डी। ये इसको भी इनहेरिट कर रहा है, ये इसको भी इनहेरिट करता है, ये इसको भी इनहेरिट कर रहा है और ये इसको भी इनहेरिट कर रहा है। इसी प्रकार से जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको जावा क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है इसको। ठीक है, जावा में इस चीजों का कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल जो इनहेरिटेंस होता है इसको जावा यूज नहीं करता है। 8वां हमारा पॉइंट था ग्लोबल स्कोप। तो आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और आपके जो नेम स्पेसेस होते हैं, स्कोप्स जो बने हुए हैं आपके, वो यहाँ पर क्या करते हैं, सी और सी प्लस प्लस में सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इनका क्या किया जाता है, सपोर्ट होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर इनका सपोर्ट जावा में बंद होता है। ठीक है, जावा में इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल में हम जो भी बातें हैं वो सब आने वाली क्लासेस में देखेंगे। चलिए इसके आगे बात करते हैं। यहाँ हमने कुछ जावा के पॉइंट्स देखे थे कि जावा सी और सी प्लस प्लस से अच्छी क्यों है, क्या कारण है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। आगे हम बढ़ते हैं आज कुछ आगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हमने आज अच्छे से समझ लिया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों होता है वो। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिफरेंस की। यहाँ से जो डिफरेंसेस हैं आपके सी और सी प्लस प्लस के, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट पुटअप आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन वैसे बनने वाले हैं इसके, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और पुटअप क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए तो सी और सी प्लस प्लस में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टेटमेंट का। किसका यूज किया जाता है, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट का इज यूज टू इंक्लूड द प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। जो भी हमारे पास पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज है, हेडर फाइल्स है, उन हेडर फाइल्स को यूज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, हैश इंक्लूड। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हैश stdio.h, conio.h, math.ih, ऐसे प्रकार की और भी बहुत सारी फाइल्स होती है हमारे पास, हेडर फाइल्स। ठीक है, इन फाइल्स को अगर यूज करना होता है तो आप किस प्रोसेसर का यूज करते हैं, हैश इंक्लूड का, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स। सेकंड हमारा इसमें दिया हुआ है प्री प्रोसेसर, किसकी बात कर रहे हैं, प्री प्रोसेसर इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स। अगर आपको इन हेडर फाइल्स का यूज करना है तो किसका यूज करेंगे आप, हैश इंक्लूड का। हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के बीच में देंगे यहाँ पर stdio.h, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपकी लोडिंग होती है वो किस प्रकार की लोडिंग होती है, स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, प्रोवाइड्स स्टैटिक लोडिंग। तो स्टैटिक लोडिंग से आपका क्या अर्थ होता है, वैसे हम इसके बारे में जानकारी अच्छे से आगे भी लेंगे। आपको पता होगा सी और सी प्लस प्लस में अभी हमने प्रोग्राम भी चलाया था, पीछे प्रोग्राम में भी देखा था किस प्रकार से किया जाता है। स्टैटिक लोडिंग में क्या होता है, हमारे पास जो भी कंपाइलेशन होता है वो पहले किया जाता है। ठीक है, कंपाइल कैसे किया जाता है, पहले होता है। जबकि जावा में हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक लोडिंग होती है, जो हम आगे देखेंगे। अभी जावा में किस प्रकार की लोडिंग सपोर्ट करती है, डायनेमिक, और उसमें क्या होता है, कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों बाद में ही होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कैसी होती है हमारे पास, डायनेमिक लोडिंग। इसके बारे में हम डायग्राम से बाद में पूरे अच्छा से समझेंगे। ठीक है, बेसिकली जो स्टैटिक लोडिंग से आपका क्या अर्थ होता है, ठीक है, जो कंपाइल टाइम पे बात की जाए तो वो आपकी स्टैटिक लोडिंग होती है, जो सी और सी प्लस प्लस में होती है, और जावा में बात की जाए तो वो रन टाइम पे होती है, वो आपकी डायनेमिक लोडिंग होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा हैश इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्री प्रोसेसर। तो आपका हैश इंक्लूड जो स्टेटमेंट होता है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्री प्रोसेसर के द्वारा। यहाँ पर आपकी सी और सी प्लस प्लस में जो फाइल बनती है .exe, कौन सी बनती है, .exe, और ये फाइल किसको बताती है, विंडोज को। यानी ये फाइल किस पे रन होगी, आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, फाइल इज अवेलेबल। ठीक है, ये
फाइल हमें कहाँ पे मिलती है, सी और सी प्लस प्लस का जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो वहां पर कौन सी फाइल मिलती है हमें, .exe। ठीक है, और ये जो फाइल होती है ये कैसी होती है, लेस सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर नहीं होती है फाइल। ठीक है, जबकि जावा में जो फाइल बनती है वो कैसी होती है, हाई सिक्योर होती है। इसके बाद में हमारे पास क्या आते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पर पॉइंटर्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पॉइंटर्स का यूज, हमने देखा भी था पीछे भी हमने देखा होगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दो तरीके से हमने यूज पढ़े हैं इनके। ठीक है, जब भी आप कोई पैरामीटर्स पास करते हो, ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज किया जाता है सी और सी प्लस प्लस में। अगला है हमारा, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन जावा, नॉट पॉसिबल इन जावा, ये गलत लिखा हुआ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। सी और सी प्लस प्लस में तो पॉसिबल होती है। ठीक है, ये जावा नहीं है, या तो यहाँ पर जावा को हटाएं आप, यहाँ से करें सी और सी प्लस प्लस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, जावा में नहीं होती है। डिस्ट्रक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन सी प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर का हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, किसका, डिस्ट्रक्टर्स का। क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें होती है यहाँ पर, हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाने में इनमें काम में आते हैं, हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर तो क्या करते हैं, क्रिएट करने के काम में आते हैं। ठीक है, और उसी स्पेस को खाली करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, डिस्ट्रक्टर्स। इसके आगे अगला पॉइंट है हमारा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है सी और सी प्लस प्लस, यानी कि अभी जैसे आपको पता है यहाँ पर, जैसे अभी आपके पास कोई वेरिएबल है ए, ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू है 2, और बी है, इसमें भी कोई वैल्यू है आपके पास 3, 2 कुछ भी मान सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपने कोई थर्ड वेरिएबल लिया है जिसमें आपने क्या किया है, ए प्लस बी का एडिशन किया है, यानी कि आपके पास सी का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 5। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये तो क्या हुआ हमारे पास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोड को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि जावा में क्या होता है आपके पास, अब यहां पर अगर जैसे मैं बात करूं, मैंने ए लिया यहां से वेरिएबल, मैंने इस ए में जिसमें मैंने अपना पहला नाम एंटर किया है यहाँ पे अजय, मैंने बी लिया यहाँ पर, इसमें मैंने अपना नाम एंटर किया यहाँ पे। अब मैं यहां से करवा रहा हूं सी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा यहाँ से। तो ओवरलोडिंग क्या हो रही है, सी और सी प्लस प्लस में सपोर्ट हो रही है, तो ये नाम इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन जावा में क्या होता है, हमारे पास कॉन्केटिनेट हो जाता है यही फंक्शन। ठीक है, जैसे भी मान लीजिए हमारे पास ए है और ए में हमने हमारा कोई नाम लिया है यहाँ पे, जैसे अजय, ठीक है, और यहाँ पर हमने बी लिया है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे हमारे पास सी होता है और उसमें हमने एडिशन कराया ए प्लस ए बी का, ये नाम क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्लस जो ऑपरेटर है वो इसी प्रकार से वर्क करेगा जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर चाहे से आप इसमें वेरिएबल की जगह आप यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसका भी आपको आंसर यही मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं इनके लिए आपके पास जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका कॉन्केटिनेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों आपके जो टेक्स्ट है इनको यहाँ पर क्या कर देता है, ये जोड़ देता है, यहाँ पर एक साथ कर देता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड इन जावा, वो सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड हो गया था। अगला पॉइंट है हमारे पास, पैरामीटर पासिंग, कैसे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। अभी मैंने बताया आपको पैरामीटर जो पास किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसकी बात कर रहे हैं सी और सी प्लस प्लस की। अगला पॉइंट है मेमोरी एलोकेशन, जो मेमोरी एलोकेट की जाती है, मेमोरी एलोकेशन फॉर प्रिमिटिव डेटा इज नॉट फिक्स्ड। जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनके लिए जो मेमोरी है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है उनके लिए। ठीक है, जबकि हम जावा में देखेंगे कि जावा में ये सभी अंतर किस प्रकार से अलग अलग होते हैं हमारे पास जावा में। यहां तक जो भी यहाँ पे बातें बताई हैं, यहां से आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी बात किस पे है, जावा पे।
अब जावा में अंतर देखिए, हमने सी में तो क्या देखा था, वहां पे हैश इंक्लूड, वो हमने स्टेटमेंट देखा था, जबकि जावा में हमने क्या किया है, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज किया है। किसका यूज करते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट स्टेटमेंट का। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन पैकेजेस। ठीक है, जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं और जितने भी आपके इंटरफेस होते हैं, ठीक है, वो बिल्ट इन होते हैं, यहाँ पे पहले से बने हुए होते हैं, और किस फॉर्म में बने हुए होते हैं, पैकेजेस के फॉर्म में। पैकेजेस से आपका अर्थ क्या है, यहाँ पर पैकेजेस से आपका सीधा सा अर्थ होता है कुछ फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स में आपकी C++ के आपके जो भी पैकेजेस होते हैं वो पहले से यहाँ पर बने हुए रखे रहते हैं, आपको इनका यूज नहीं करना होता, आप डायरेक्ट ही इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं वो यहाँ पर पहले से बने हुए होते हैं, आप सीधा क्या करते हैं, इनको कॉल करते हैं, किसके द्वारा, इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा। जैसे भी मान लीजिए यहाँ पर जो बनी हुई है, जैसे java.io फाइल बनी हुई है, java.util फाइल बनी हुई है, java.sql, ठीक है, ये फाइल बनी हुई है, इन फाइल्स का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सी में देखा था, सी में कैसी बनी हुई थी हमारे पास, stdio.h, अगर इसको कॉल करना था, इसको यूज करना है इस फाइल को, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, हैश इंक्लूड का। यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इंक्लूड पैकेज। अगर आपको पैकेज का यूज करना है तो आपको किसका यूज किया जाए, कैसे यूज करेंगे आप, इंपोर्ट स्टेटमेंट से। जैसे आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट स्पेस java.io डॉट और स्टार। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन लाइब्रेरीज को। अगला क्या है हमारे पास, प्रोवाइड्स डायनामिक लोडिंग। ठीक है, तो किस प्रकार की है, ये रन टाइम पे जो हमारा प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, रन टाइम पे, ठीक है, तो उसकी अगर बात की जाए तो वो कैसी होती है हमारे पास, डायनामिक लोडिंग। अगला क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ कंपाइलर एंड जेवीएम। ठीक है, क्योंकि जो आपका जेडीके होता है, उस जेडीके में आपके पास क्या होता है, कंपाइलर भी होता है और वहीं पे आपका क्या होता है, जेवीएम, दोनों। तो दोनों के द्वारा, कंपाइलर और जेवीएम के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी पहचाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, डॉट क्लास फाइल इज अवेलेबल इन जावा। अगर जावा की बात की जाए तो जावा में कौन सी फाइल बनती है हमारे पास, डॉट क्लास फाइल, जो कि कैसी होती है, मोर सिक्योर होती है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा बनता है, आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आपसे पीछे से डॉट आपकी जो क्लास बनी थी, आप यहाँ पर कौन सी क्लास बनती है, वहां पर डॉट क्लास बनती है जावा में, जो कैसी होती है, मोर सिक्योर होती है। जबकि सी और C++ में हमने देखा यहाँ पर कैसी होती है, .exe हमारे पास फाइल होती है जो कैसी होती है, लेस सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जैसे आपके पास एग्जाम में आईए में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। ठीक है, जैसे एक बच्ची है वो रास्ता क्रॉस करती है, ठीक है, तो रास्ते क्रॉस करने के टाइम पे वो किस प्रकार का डिसीजन लेगी, जिसमें आपका आंसर क्या था, सिलेक्शन। वो क्या करती है वहां पर, सिलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंटर्स आर नॉट एग्जिस्ट इन जावा। जावा में क्या होता है, पॉइंटर्स का यूज नहीं किया जाता, पॉइंटर्स यहाँ पर होते ही नहीं है। अगला, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। जावा में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है वो सपोर्ट नहीं करती है। और C++ में गलती से प्रिंट हुआ था तो वहां पे मैंने लिख ही दिया था, वहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा C और C++ में तो सपोर्ट करती है, जबकि जावा में सपोर्ट नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है, डिस्ट्रक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन जावा। क्यों डिस्ट्रक्टर्स क्यों रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि C और C++ में तो हमारे पास क्या थे, कंस्ट्रक्टर्स बने हुए थे। कंस्ट्रक्टर्स थे तो वो मेमोरी एलोकेट करते थे, और डिस्ट्रक्टर्स क्या करते थे, मेमोरी को खाली कर देते थे। यहाँ पर जावा में हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते ही नहीं है, तो डिस्ट्रक्टर की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन जावा। अगला पॉइंट क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पर सपोर्ट करता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दोनों बताया, अभी एग्जांपल देखे। ठीक है, जैसे अजय वर्मा है, ठीक है, यह इसको आप एडिशन करते हैं तो यह आराम से ऐड कर देगा, चाहे से आप 2 + 3 करें, चाहे से अजय वर्मा करें। इसको भी अगर जोड़ेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये भी करेंगे तो भी मिलेगा। प्लस के लिए यहाँ पर एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, और जो हमारा ऑपरेटर है प्लस वाला, ये ओवरलोड नहीं होता है जावा के अंदर। ठीक है, इसलिए बताया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। अगला है हमारा पैरामीटर पासिंग मशीन मैकेनिज्म
कौन सा यूज किया जाता है यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों बताए थे मैंने आपको पीछे अभी, सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस का यहाँ जावा में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है, आपको पता है एम्परसेंड का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पर, पॉइंटर्स की, जबकि हमने जावा में यहाँ पर सीधा ही मेंशन किया अभी ऊपर, पॉइंटर्स आर नॉट एग्जिस्ट इन जावा, जब पॉइंटर्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म आपका कौन सा रह जाएगा, अकेला कॉल बाय वैल्यू, और ये कौन सा वाला था, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर होता नहीं है, केवल क्या बच जाता है आपके पास, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अगला कौन सा है हमारा, मेमोरी एलोकेशन फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज फिक्स्ड। ठीक है, जो भी मेमोरी एलोकेशन है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ठीक है, वो कैसी होती है, यहाँ पर फिक्स्ड होती है। जैसे अभी इंटीजर की बात करें, फ्लोट की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, हमने वो पढ़े। ठीक है, उनके बारे में हम पूरा अच्छे से आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ये कुछ डिफरेंसेस थे, यहाँ से डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने कुछ डिफरेंस देखे, इनके प्रत्येक डिफरेंस के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे आने वाली जो हमारी क्लासेस होगी उनके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ हमारे आने वाली जो क्लासेस होंगी उनके अंदर। आपको अगर आप ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो आप इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।